आज के हम अपने इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। उसके बाद हम कवर करेंगे क्लैसियस-मोज़ोटी इक्वेशन। ये क्लैसियस-मोज़ोटी इक्वेशन है, ये एक रिलेशनशिप देती है बिटवीन डिस्टोर्शनल पोलराइजेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी सॉल्वेंट। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। पोलराइजेशन, देखो इसको सबसे पहले समझते हैं कि पोलराइजेशन का क्या मीनिंग होता है। हमारा एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया, हमारा सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, और सराउंडिंग में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, सभी के अंदर ऐसा। और एक्चुअली क्या है, जो सेंटर है हमारे पास उसका पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का वो क्या करता है, कोइंसाइड करता है, इसलिए जो मॉलिक्यूल है न्यूट्रल रहता है, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम से बना है, अलग अलग एटम से, एटम किससे बने, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से। तो इनका जो सेंटर हम बोलते हैं कि वो कोइंसाइड करता है, इसलिए क्या करता है, न्यूट्रल रहता है हमारे पास। यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन जनरेट नहीं होता है। अगर इसी मॉलिक्यूल को हम किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, क्या हुआ, हम लोगों ने एक पॉजिटिव प्लेट ली, एक नेगेटिव टर्मिनल लिया, और जब हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे रख देते हैं तो क्या हो गया कि जो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है न्यूक्लियस, वो इसकी नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसकी तरफ होगा, प्लस की तरफ। तो जो यहाँ पे पहले इनिशियली ऐसा था, इसमें जाने के बाद ये क्या हो जाता है, डिस्टोर्ट हो जाता है। कैसे, ऐसा कि एक तरफ हम क्या दिखा देते हैं कि इसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और एक तरफ क्या जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होगा, पोलराइज हो गए, इसके अंदर क्या हो गया, डाइपोल क्रिएट हो गए, क्या हो गए, डाइपोल जनरेट हो गए या इंड्यूस्ड हो गए। और इन डाइपोल इंड्यूस होने की वजह से, क्यों, क्योंकि इसका पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, डिस्टॉर्ट हो गया था, और नेगेटिव किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो उसकी वजह से इसमें क्या हो गया, डाइपोल इंड्यूस हो गया। और अब इसकी वजह से इसमें क्या हो गया, जनरली एक या डाइपोल तो इंड्यूस हो गया, क्या हम बोल सकते हैं, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलराइज। तो हम इसको बोल देते हैं इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। क्योंकि पोलराइजेशन का मतलब क्या, कि उसके अंदर क्या, पोल्स जनरेट हो गए, पोल्स क्या हो गए, जनरेट। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर कोई पोल्स नहीं होते, हमारे पास जनरेट नहीं होते हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो पोल जनरेट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं इंड्यूस पोलराइजेशन। और ये इंड्यूस पोलराइजेशन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस हो गया, और इसको बोल देते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। अब हम देखते हैं बच्चे कि जो हम डाइपोल इंड्यूस हो गया है, तो हम डाइपोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, या आई लिख देते हैं। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल मोमेंट हम डिस्कस कर चुके थे हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो हम ये देखते हैं डाइपोल जब इंड्यूस हुआ तो चार्ज का सेपरेशन हो गया, एक को हम क्या बोलते हैं, क्यू पॉजिटिव, एक को क्या हो गया, क्यू नेगेटिव। किस मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज सेपरेशन आ गया, तो जो डाइपोल मोमेंट होता था वो क्या होता था, दिस इज क्यू इनटू डी। डी क्या है, क्यू क्या है, चार्ज जनरेट या चार्ज सेपरेशन, चार्ज जनरेट। और ये क्या था, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। बच्चे फिर हम देखते हैं कि इसका जो म्यू आई, जो इंड्यूस्ड डाइपोल है, इसका मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो जो म्यू आई हो गया, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल, की डाइपोल बहुत स्ट्रांगली इंड्यूस हो रहे हैं, जल्दी से बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x इज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया। अब क्या हुआ, इस सिंबल को हटाना चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या, हम लिख देते हैं ऐसा, अल्फा एंड x। x तो क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी जल्दी, उतना स्ट्रांगली ये क्या हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस हो जाएंगे, हमारे पास चार्ज सेपरेशन आ जाएंगे। अब क्या हुआ, अल्फा को हम बोल देते हैं पोलराइजेबिलिटी, POLARIZABILI, पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या बताता है कि कितनी आसानी से मॉलिक्यूल पोलराइज हो सकता है या वो होना फेवर करता है। अगर किसी की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा तो इजीली क्या हो गया, पोलराइज हो जाएगा, ये नहीं उसमें इजीली डाइपोल बनेंगे। लेकिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो पोलराइज होना फेवर नहीं करेगा, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर ये जो मैग्नीट्यूड है कि डाइपोल का, इसकी जो वैल्यू आएगी Q into D की, वो कितनी ज्यादा आएगी, क्योंकि जितनी आसानी से चार्ज सेपरेशन हो जाएगा
उतनी ज्यादा क्या होगा, चार्ज का ये जो मैग्नीट्यूड है वो जनरेट होगा, ज्यादा डिस्टेंस हो सकता है, अगर वो नहीं होना फेवर करेगा तो ये ज्यादा पोलराइज नहीं होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो फैक्टर्स पे आ जाते हैं, एक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है और दूसरा क्या है, पोलराइजेबिलिटी पे। अगर हम इसको लिखेंगे तो पॉइंट्स में कैसे लिख सकते हैं बच्चा? सबसे पहले हमने यही पॉइंट लिखा जो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि जो न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल है वो कंसिस्ट होता है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या होगा, वो तो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल रहेगा बिकॉज क्योंकि जो इसका सेंटर होगा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव और क्या करेगा, कॉन्स्टेंट। तो हमने ये सेमी पॉइंट लिख दिया। सेकंड क्या लिखा, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द न्यूक्लियस इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड नेगेटिव चार्ज प्लेट एंड द इलेक्ट्रॉन आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल प्लेट से डिस्प्लेस हो गए हमारे पास। थर्ड क्या हो गया, अब इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हो गया, वहां पे हाफ पार्ट उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हमने लिखा है कि द एज ए रिजल्ट वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम पॉजिटिव चार्ज व्हाइल अदर एंड ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एंड बिकम्स नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अगर एक हाफ पार्ट उसका पॉजिटिव बन गया, दूसरा नेगेटिव, जिसको हमने क्या बोल दिया, पोलराइजेशन। और इस पोलराइजेशन या इसको हमने बोल दिया डिस्टॉर्शन। तो अब जो ये इस टाइप का पोलराइजेशन हुआ जो पहले नहीं था, कब अप्लाई हुआ, जनरेट हुआ जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इसका मतलब हमने उसको इंड्यूस किया है, हम लोगों ने उसको उसके अंदर जनरेट किया। तो जनरेट हम करके तो लिख देते हैं इंड्यूस। तो दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन कॉल्ड इंड्यूस्ड पोलराइजेशन एंड द डाइपोल। अब डाइपोल बन गया क्योंकि सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, एक प्लस हो गया एक नेगेटिव, दो पोल जनरेट हो गए एंड द डाइपोल थस फॉर्म्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। अब एक पॉइंट और है यहां पर कि द मॉलिक्यूल कैन कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, जब वहां पे कोई भी प्लस माइनस अलग अलग पोल्स नहीं थे, वहां पे बिकम्स क्या लिखा, मॉलिक्यूल कैन कम बिकम टू ओरिजिनल स्टेट एज सून एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड। जैसे हम इस नेगेटिव और प्लस टर्मिनल को हटा देंगे तो ये वापस से ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। फिर हमने क्या बोला था कि जो ये अब हमारा जो डाइपोल जनरेट हुआ जिसको हमने इंड्यूस्ड डाइपोल बोल दिया कि ये कब होगा, इसकी जब ये जनरेट होता है तो चार्ज सेपरेशन जनरेट होगा, मेरे पास चार्ज जनरेट होगा और कुछ उसके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस। तो ये लिख दिया क्या कि if q is the charge produced and this is the distance of separation between charges of mu I equals to q into d, जो हमने वहां पे डिस्कस किया था। एंड फाइनली तो जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड डाइपोल का वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था यहां पर ऐसा। जब इसको प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हमने हटाया तो हमने कांस्टेंट लगा दिया, इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये जो पोलराइजेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल है ये डिपेंड करती है एंड इट depends upon the dielectric constant of the medium, dielectric constant of the medium या सॉल्वेंट हमारे पास। तो कह रहे हैं कि ये जो पोलराइजेबिलिटी है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करती है और यही इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम d से डिनोट करते हैं। तो d और इस अल्फा के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो बताता है क्लैसियस-मोज़ोटी इक्वेशन। अब यहां पर एक चीज आगे बच्चे कि हमने पोलराइजेशन तो इंड्यूस कर दिया यहां पर, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये पोलराइजेशन तीन टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, एक हम बोल देते हैं हमारे पास एटॉमिक पोलराइजेशन और एक हो जाता है ओरिएंटेशन। तो हम देखते हैं टाइप ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है या हम बोल देंगे टाइप ऑफ पोलराइजेबिलिटी। फिर हमारे पास आता है टाइप ऑफ इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। तो बोल सकते हैं बच्चे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड can induced polarization in a molecule in different way। तो सबसे पहले क्या होगा, हम बोलते हैं यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन में क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम क्या बोल देंगे, द टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू न्यूक्लियस is called
इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को P से सिंबल करते हैं, हम इसके नीचे E लगा देंगे, या हम लिख सकते थे एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, द टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज प्लेट। तो क्या किया था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, न्यूक्लियस वहीं पे था, उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, डिस्टोर्ट हो गया था हमारे पास। तो इसी को बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन एंड द corresponding polarizability is called इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। इसका सिंबल ये था अल्फा और इसके नीचे हमने ई लगा दिया, तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। दूसरा क्या करते हैं हम, सेकंड में हम बोलते हैं यहाँ पे एटॉमिक पोलराइजेशन। एटॉमिक पोलराइजेशन, तो एटॉमिक पोलराइजेशन बच्चे हमारे पास आ जाता है कि जो डिस्टोर्शन हो गया किसमें, न्यूक्लियस के अंदर। तो अब हम क्या कर देंगे, द डिस्टोर्शन ऑफ न्यूक्लियस of atoms towards the negative charge plate is called in external electric field, बोल सकते हैं in external electric field is called atomic polarization, जिसको P A से रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड द corresponding polarizability is called क्या, इसको हम अल्फा A से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये क्या हो गया, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। क्या, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। इसके बाद हमारे पास थर्ड आता है हमारे पास बच्चे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। देखो, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन को समझने से पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, हमने दो टाइप के मॉलिक्यूल किए थे, एक पोलर एक नॉन पोलर। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता ही नहीं था तो AA था, तो यहाँ पे कोई डायपोल जनरेट नहीं होता था, कोई डायपोल मूवमेंट होता ही नहीं था। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है, अगर हमने बोला B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन थे ये B की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और B स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, A कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां पर क्या हो बच्चे कि अगर ऐसा हो गया, जब इस मॉलिक्यूल को मैं इसमें रखूंगा, ये तो पहले ही इसके ऊपर क्या डाइपोल थोड़ा बना हुआ है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ गया। अगर ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, दिस इज पोलर मॉलिक्यूल, जिसके अंदर पहले ही पोल बन चुके हैं। अगर हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ऑलवेज पॉजिटिव की तरफ B वाला एटम आएगा, यहां पर ये ऑलवेज इस तरीके से होगा, BA और यहां पर क्या हो गया, BA, तो ये ऑलवेज इस तरीके से ही आएगा। तो ये क्या हो गया, ओरिएंट हो गया। कैसे, जिस ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या था, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। जो मॉलिक्यूल हो गए उसमें क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होंगे। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो पोलर होंगे, जिसमें क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होंगे, वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसका जो नेगेटिव, क्योंकि ये जो B वाला था ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड हो गया, तो ये A की तरफ अलाइन करेगा या ओरिएंट करेगा। इसी को हम बोलते हैं कि ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। ये नॉन पोलर में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये केवल किसमें करेगी, पोलर मॉलिक्यूल में। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड tends to align molecules having dipole moment in the direction of external magnetic field, and this is called
orientation, polarization, and the corresponding polarizability is called orientation polarizability. अल्फा ओ। तो हम लिख सकते हैं यहां पे फाइनली इन केस ऑफ पोलर मोलिक्यूल्स द टोटल पोलराइजेबिलिटी अल्फा इक्वल्स टू द सम ऑफ अल्फा ई प्लस अल्फा ए प्लस अल्फा ओ। इन दोनों को हमें लिख देते हैं अल्फा डी, distortional polarizability, distortional polarizability. But in case of non-polar molecule, but in case of non-polar molecules, alpha is equals to alpha e plus alpha a. क्योंकि यहां पर ये ओरिएंटेशन जो पोलराइजेशन था या पोलराइजेबिलिटी थी ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहां पे इनके पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट हमने लिखा था Q into D और पिछले केस में लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख देते उसका नीचे हम I लगा देते हैं, I का मतलब इंड्यूस हमने किया। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है क्लैसियस मोजोटी इक्वेशन, जो इस अल्फा डी और जो हमारे पास क्योंकि जो पोलराइजेबिलिटी थी वो हमारे किसी भी सॉल्वेंट या मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसके बीच में अल्फा डी और डी के कैपिटल डी के बीच में रिलेशन बताता है क्लैसियस-मोजोटी इक्वेशन। क्लैसियस-मोजोटी इक्वेशन क्या ये इक्वेशन? हम लोगों के पास हमारा नॉर्मल मॉलिक्यूल था जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर था वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा था। यहाँ पे कोई डायपोल नहीं था, इलेक्ट्रिकली क्या था, न्यूट्रल, क्योंकि सभी एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है तो उतना नेगेटिव, और आपको पता है कि सराउंडिंग में रहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, तो सभी के सभी एटम क्या होते हैं, हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो कोइंसाइड करते हैं। अब क्या किया, जब इस एटम को आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ बच्चे, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल था एक तरफ नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गई। नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो ज्यादा पॉजिटिव की तरफ आ गए, मेरे पास सारे इलेक्ट्रॉन, और जो न्यूक्लियस था मेरे पास वो किस साइड आ गया था, एक तरफ से शिफ्ट होके वो यहां पर। तो इसको हमने बोला था इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब इस साइड आ गया था बच्चे हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया था, तो उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन बोल दिया था, और न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाता तो उसको हम एटॉमिक पोलराइजेशन बोल देते थे। तो कह रहे हैं कि अब हुआ क्या, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई माना कि हम लोगों ने, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, E नॉट, जो बोला इसकी जो स्ट्रेंथ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे जो अप्लाई कर रहा है ये प्लेट्स हम लोगों ने कितनी अप्लाई की है, E नॉट। तो क्लैसियस जो मोजोटी इक्वेशन है ये क्या बता रहा था, ये रिलेशनशिप बताता था अल्फा डी, जिसको हमने डिस्टोर्शनल पोलराइजेबिलिटी बोला था, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब ये जो है ये मीडियम के पार्ट एटम मॉलिक्यूल्स हमारे पास, क्योंकि मीडियम तो कैसा होता है, लिक्विड होगा ऐसे, और वो किससे बना होगा, सभी के सभी उसके मॉलिक्यूल से बना होगा, तो ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया हुआ, कंप्लीटली फिल्ड था यहाँ पर। तो करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, सबसे पहले क्या बोला, अगर हमने बोला कि हमने एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की फील्ड अप्लाई की, जिस कितनी थी उसकी स्ट्रेंथ, E नॉट स्ट्रेंथ था, और हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाल दिए जिसमें पहले पोल नहीं थे, वो ऐसा था जिसके अंदर कोई पोल नहीं थे, वो न्यूट्रल था, तो क्या हुआ, जैसे ही हमने नॉन पोलर को इसके बीच में रखा वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर पोल्स जनरेट हो जाएंगे, डाइपोल क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। तो अब क्या बोला कि एज द नॉन पोलर मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट देन द फील्ड स्ट्रेंथ इज रिड्यूस्ड टू E, कि हमने फील्ड लगाई थी E नॉट, अब जो जैसे ही हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट रखा इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ थी वो E नॉट से क्या हो गई, E, वो E बन गई, वो रिड्यूस हो गई, कम हो गई E। ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ क्योंकि जैसे हमने ये मॉलिक्यूल रखे यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से, उसमें क्या हो गया, डाइपोल इंड्यूस हो गया, और ये डाइपोल इंड्यूस हो गए किसके अंदर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, और इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट है, अपोजिट है किसकी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो यहाँ पे डाइपोल देखो इसकी जो डायरेक्शन है और इनके अंदर जो अब डाइपोल जनरेट हुए हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इसमें से कुछ हमारी जो
स्ट्रेंथ होगी वो इस वाले की स्ट्रेंथ को क्या कर देगी, कैंसिल आउट। तो ये लिखा है बच्चे क्या, एज अ डाइपोल इंड्यूस्ड इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। अब ये इसको क्या है, जो यहाँ पे करें, जो यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस हो गए वो क्या कर रहे हैं, जो डाइपोल इंड्यूस हुए वो क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उसको कुछ कैंसिल करेगी। तो यहाँ पे जो ई नोट था वैक्यूम के अंदर पहले, तो वो ई नोट ना होके कितना हो गया, ई। तो अब क्या हुआ, तो यहां से फॉर्मूला आ जाता है, और अब जो रेशियो होता है ई नोट बाय ई का, यानी कि ई नोट क्या था, एक्चुअल थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ई क्या थी, जब हमने मीडियम वहां पे रखा तो वहां पे उनको जो ऑब्जर्व हो रही है हमारे पास वो कितनी हो रही है, ई हो रही है। तो ई नोट और ई के रेशियो को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, लेकिन जब हमने उसके अंदर रखा तो उस मीडियम के अंदर डाइपोल जनरेट हो गए और उन्होंने कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दिया, तो उनको कितनी मिल रही है, तो रेशियो कि कितना हम दे रहे हैं और कितना उनको मिल रहा है, उसके रेशियो को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब देखो बच्चे क्या हो, तो ई नोट किसका सम हो जाएगा, ई प्लस 4 पाई आई। देखो ई नोट के अंदर इसका मतलब ई में हमने ऐड किया है, तो ई क्या था, कम था, क्योंकि उनको कम मिल रही थी। क्यों कम मिल रही थी, क्योंकि वो कुछ कैंसिल आउट कर रहे थे, क्योंकि उनके जो डाइपोल था वो अपोजिट डायरेक्शन में था। प्लस 4 पाई आई, ये एक हमें ये याद रखना है। देखो सबसे पहले ये हमें इसमें से केवल 3 इक्वेशन याद रखनी, जो भी हम डेरिवेट करेंगे तो हम अपना डेरिवेशन निकाल सकते हैं, रिलेशन। तो E इक्वल्स टू E प्लस 4 पाई आई। आई क्या है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कि यहाँ पे आई का मतलब हो गया कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोल दिया हम लोगों ने, कि इसमें अब ये क्या हो गया, ये इसके अंदर पोल्स बन गए, तो इसी को हमने बोला डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कि इसके अंदर पोलराइजेशन हो गया। और ये पोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया बच्चे, कि टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कि अगर इसका एक यूनिट वॉल्यूम होता है कि उसके अंदर कितना डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है, कितना डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मिलेगा इस मीडियम के अंदर, जिसको हमने डाइलेक्ट्रिक बोला हुआ है अभी, उसी को बताता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट ही तो इंड्यूस हुआ था। ये प्लस माइनस क्या होता है, म्यू आई इंड्यूस, यही हमने पोलराइजेशन में भी लिखा था। तो कह रहा है कि 4 पाई आई, आई क्या है, कितना डाइपोल मोमेंट हमने जनरेट किया, इंड्यूस हुआ एक यूनिट वॉल्यूम में। तो ये एक यूनिट वॉल्यूम में, तो क्या हुआ, आई किसके इक्वल हो गया, कि कितना डाइपोल मोमेंट है, और ये यूनिट वॉल्यूम में, और यूनिट वॉल्यूम में कुछ क्या नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, कि उस वॉल्यूम में एक मॉलिक्यूल देखो क्या हुआ, कितना जनरेट होगा। भाई एक में कितना जनरेट हुआ है, अगर हमने बोला कि एक यूनिट वॉल्यूम में 50 मॉलिक्यूल है, अगर एक मॉलिक्यूल में मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट हुआ है, जो मैग्नेटिक, ये हमने बोला था यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल बोला था, वो कितना जनरेट हुआ है, जो मैग्नेटिक, हम यहाँ पे इसको डाइपोल मोमेंट बोलते थे, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते थे बच्चे, तो कितना डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जनरेट होगा, एक के अंदर कम है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा हो गया, इनटू में कितने मॉलिक्यूल्स, अगर हमने 50 बोला एक यूनिट वॉल्यूम, तो 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल पता चलेगा कि कितना टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो ये इसके इक्वल हो गया। अब यहां से हमने क्या किया, अगर इस इक्वेशन को मैं E से डिवाइड कर दूं, जो E से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, ये एक सेकंड लाइन, ये हमें सेकंड याद रखना है कि जो इंड्यूस्ड होता है, कि कितना डाइपोल मोमेंट, जो हमने 4 पाई आई लिखा है, तो आई होगा म्यू आई इनटू एन। फिर क्या किया, अगर इस इक्वेशन को मैं E से डिवाइड कर दूं, E से इसलिए करना है क्योंकि मैं D तो लाना ही लाना था, और D क्या था, E नोट अपॉन E, तो अगर मैं इसको E से डिवाइड करूं तो E नोट अपॉन E इक्वल्स टू 1 प्लस 4 पाई I अपॉन E, और ये E नोट अपॉन E को क्या लिख दिया, D, तो D किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस 4 पाई I अपॉन E। अगर E को इस साइड लेके आ जाए और 4 पाई I किसके इक्वल आ जाएगा, 4 पाई I इक्वल्स टू D माइनस 1 E। तो ये इक्वेशन हमने 1 लिखा, इसको क्या लिख दिया, 2। तो यहां तक दो ही चीज रखनी थी कि ये इसके इक्वल होगा, और I होता है कितना डाइपोल मोमेंट एक मॉलिक्यूल में जनरेट हुआ है, इंड्यूस किया है, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एक यूनिट वॉल्यूम में। अब देखो बच्चे, एक और एक्स्ट्रा इसमें जो हम याद करना है, हमें याद रखना है कि ये वाला X, यहां पे लिखा है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ X एक्टिंग ऑन ईच मॉलिक्यूल। देखो E नोट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी टोटल, लेकिन उनको मिल कितनी रही है, E, ये E तो टोटल को मिल रही है ना, एक मॉलिक्यूल को कितनी मिल रही है भाई, अगर उसके हिस्से में आएगी कितनी आएगी, तो ये क्या बोल दिया, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ है एक्टिंग ऑन ईच मॉलिक्यूल। भाई जो फील्ड स्ट्रेंथ है एक मॉलिक्यूल के ऊपर कितना एक्ट करेगी, उसका जो फॉर्मूला होता है, ये याद रखना हम लोगों ने, E प्लस 4/3 पाई I।
इसको ड्राइव भी किया है तो ये एक्सप्रेशन लंबा चला जाएगा, तो हम केवल इतना ही याद रखेंगे कि भाई टोटल ई नोट इतना था, ई सभी को मिल रहा है, रिड्यूस हो गई स्ट्रेंथ, लेकिन एक मॉलिक्यूल को कितनी मिल रही है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितने हिस्से में आ रहा है, कैसे, तो कितना E + 4/3 पाई r। अब देखो चलिए हमारे पास जब हमने d वैल्यू पुट अप कर दे तो यहां से 4πi की वैल्यू आ गई थी। अब हम इस 4πi की वैल्यू को यहां पे पुट अप कर दें तो मेरे पास यहां पर x के बीच में और d के बीच में रिलेशन आया। तो हमने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू कर दी किसके अंदर, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 4πi की वैल्यू जब इसमें रख देंगे 4πi की जगह, तो ये क्या बनेगा, x = E प्लस वैल्यू रख दी d - 1 E/3, ये आ गया ये आ गया। तो अब हमने बोल दिया x = d + 2/3 = E, तो ये इक्वेशन 4। अब हमें पता चलिए, देखो x की ये नॉर्मल इक्वेशन थी हमारे पास, और x की अब किसके रिस्पेक्ट में आ गई, d के रिस्पेक्ट में आ गई। x की आ गई हमारे पास i के अंदर और x की आ गई d, तो ये दोनों किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो हम दोनों को इक्वल रख देंगे, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास i और d के बीच में रिलेशन। आपको फाइनली ये याद रखना है कि हमें i और d के बीच में रिलेशन लेके आना है, क्योंकि जब हम i की वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। इतना ही याद रखना है बच्चे, देखो, और ये i और d दोनों यहां पे लिख देते हैं, देखो इसको लास्ट में भी लिख देंगे। आपको क्या याद रखना था कि आपको बच्चे i अल्फा, आपको यहां पे i और d को वैल्यू पुट अप करनी है। क्यों, क्योंकि जब हम i की वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपके पास अल्फा आ जाएगा, अल्फा, क्योंकि आप फाइनल d और अल्फा की वैल्यू भी पुट करना चाहते हैं। तो i और d को, यानी कि यहां से 4πi वाली को x की, और ये i और d किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, x को, यानी कि x की जो फील्ड स्ट्रेंथ एक मॉलिक्यूल पे लगती है उसको आप i की टर्म में लिखोगे और d की टर्म में, और i वाली टर्म में आप क्या लगा दोगे, फिर वैल्यू पुट अप कर दोगे क्या, अल्फा। ये हमें पता भी देंगे। तो ओवरऑल आपको ये तीन ही चीज याद रखनी थी कि आप करते हैं क्या हम इस फॉर्मूले के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, कि जो x है उसकी हम दो टर्म में लिखते हैं, i की टर्म में और d की टर्म में, और फाइनली हम i को अल्फा d की वैल्यू में पुट अप कर देते हैं। तो देखो यहां से क्या हुआ, अब यहां पर हमारे पास x की वैल्यू एक आ गई और ये x की वैल्यू d की रिस्पेक्ट में, दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ गया, c + 4πi d + 2e, e वाली टर्म को इस साइड लेके आ गए तो हमारे पास आ गया 4π3i = d - 1 3। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको लर्न नहीं करनी, लर्न आपको केवल दो याद रखना था। एक तो ये वाला लर्न रखना था कि हमारे पास क्या रिलेशन होगा, और दूसरा हमारे पास, क्योंकि यहां पर i की वैल्यू पुट अप करें तो i किसके इक्वल होता है, ये होता है, दूसरा ये था बच्चे। तीसरा x की वैल्यू जो फॉल्स, अगर ये तीन चीज हमें याद है तो हमें कुछ भी और याद रखने की जरूरत नहीं है, हम ये सारा का सारा ड्राइव कर सकते हैं। अब क्या हुआ दोनों के, तो फाइनली हमारे पास क्या है, देखो हमने यही डिस्कस किया था, x की वैल्यू आ गई हमारे पास i के रिस्पेक्ट में d, तो ये i के और d के रिस्पेक्ट में वैल्यू आ गई। अब हमें i की वैल्यू पुट अप करनी है, तो अब हमने क्या देखा था, i = μi × n, μi × n, और अभी हमने क्या था, μi क्या हो गया था, μi की जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पोलराइजेबिलिटी पे और x, अरे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे उसकी कितनी स्ट्रेंथ थी, यही हमने अभी किया था। और अब यहां पे अगर मैं इस अल्फा डी और x की वैल्यू पुट अप कर दूं यहां पर में, तो i क्या आ गया, अल्फा डी x × n। अब देखो, अब हमारे पास i के अंदर, i की हमने बोला था i की वैल्यू पुट अप करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा तो आ गया, लेकिन इसमें एक x और आ गया। फाइनली मैं i की वैल्यू इसमें पुट अप करूंगा, मेरे पास x और बच गया। अब इस x की वैल्यू को भी मैं पुट अप कर दूं, x की वैल्यू कहां देता है हमारे पास, इक्वेशन 4, ये वाली किसके रिस्पेक्ट में थी, x, d के रिस्पेक्ट में थी, तो अब d के रिस्पेक्ट में इसकी जब वैल्यू इसमें रख देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, i = अल्फा d, और ये क्या था, d + 2e × e, यहां पे वैल्यू करने से n। अब देखो इस इक्वेशन को i को मैं यहां पे पुट अप करूंगा, क्योंकि i को पहले मैंने अल्फा की टर्म में लिखा, जब अल्फा की टर्म में लिखा तो x आ गया, क्योंकि ये x आता है पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेशन वाली टर्म में। x की वैल्यू ये तो अरे हम लोगों ने अभी निकाली है, x की वैल्यू जब यहाँ पे 4πi की वैल्यू रख दी थी यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू पुट अप कर दी। अब ये वापस इसमें कर दे तो मेरे पास क्या गया, d - 1 e = 4π3π अल्फा d + 2 3e × अब यहाँ पे इस n की वैल्यू रख दे, जो n था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब हमें एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर हैं उसकी वैल्यू पता करनी है। कैसे पता करेंगे हम लोग, देखो अगर हमने बोला था कि टोटल वॉल्यूम V हो जाता मेरे पास, उस टोटल वॉल्यूम V में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कैपिटल N आ जाते।
अगर मैं यहाँ पे इसको या ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास हमने बोला कि टोटल वॉल्यूम हमारे पास होता है V, टोटल वॉल्यूम कितना होता है V, इस टोटल V में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है N, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, ये टोटल V में था, कितने में, टोटल V में, टोटल भाई 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर मेरे को एक में चाहिए, तो एक में क्या करूं मैं, इस एक के लिए मैं इसको यहां से डिवाइड करूं तो क्या कर दूंगा N अपॉन V, तो ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ को अगर मैं टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक वॉल्यूम में आ जाएंगे। अब ये टोटल वॉल्यूम क्या होती, ये वॉल्यूम अब हम निकाल दे कि उसकी मोलर मास अगर m होता, डेंसिटी ये होती, तो जो मोलर वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। अब ये मास अपॉन डेंसिटी को मैं यहां पे पुट अप कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, n अपॉन m इनटू, तो यहां से इस n की वैल्यू पुट अप कर दी ताकि हमारे पास क्या आ गया, मास की फॉर्म में आ गया, n क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब यहां पे इस n की वैल्यू पुट अप कर दे तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पर इसे d-1 अपॉन d प्लस 4/3 पाई n रो m इनटू लैम्डा। देखो हमारे पास आ गया रिजल्ट, हमारे पास dB आ गई टर्म और हमारे पास क्या हो गया, अल्फा dB। इस m और n, जो m और डेंसिटी था, ये तो क्या बन गया, m को इस साइड लिया हूं, डेंसिटी को नीचे, तो ये m अपॉन डेंसिटी का हो जाता है, वॉल्यूम बन जाता है, मोलर वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम हो गया इक्वल्स टू 4/3 पाई n अल्फा d। देखो ये रिलेशन आ गया d और n, इसी को हम बोलते हैं क्लैसियस मोजोटी इक्वेशन। और ये सारे के सारे को अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख देते हैं pi से, जिसको बोल देते हैं इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन, या फिर इसी को ऐसे, अब इसको m बाई रो की फॉर्म में लिखो, टोटल ये जितना भी था मोलर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, या इसको v की टर्म में लिख दो, तो d-1 डिवाइडेड बाय d प्लस 2v इक्वल्स टू pi, या pi नहीं लिखोगे तो क्या, क्योंकि हमें अल्फा की टर्म में चाहिए था, तो 4/3 पाई n इनटू लैम्डा अल्फा d, तो ये आ गया क्लैसियस मोजोटी इक्वेशन। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें बच्चे तो हमें तीन ही चीज ध्यान रखनी थी। पहली क्या थी, इक्वेशन LP नोट की रिस्पेक्ट में है, दूसरी क्या है, हमें यहां पर I की वैल्यू, क्योंकि हमें I की वैल्यू पुट अप करनी तो I की, और थर्ड क्या हो गया, क्योंकि हमें X एक रिक्वायरमेंट आएगा, एक मॉलिक्यूल को कितनी फील्ड स्ट्रेंथ उसको एक्सपीरियंस हो रही है वहां पर X। तो अब हमें देखना पड़ेगा इस x को मैं एक बार I की रिस्पेक्ट में लिखूंगा और इसी x को मैं एक बार d के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फाइनली क्योंकि I की जब वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा और d के रिस्पेक्ट में तो लिख ही रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, फाइनली रिलेशन। और जब हम अल्फा की वैल्यू पुट अप कर रहे हैं यहां पर I अल्फा, तो जब हम इस I के अंदर ये अल्फा की वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, x आ गया, उस x की दोबारा से वैल्यू पुट अप करेंगे तो फाइनली हमारे पास अल्फा d और क्या आ गया, इस अल्फा d और कैपिटल D जो डाइलेक्ट्रिक फोर्सेस के बीच में आ गया रिलेशन।